क्या हो अगर इंसानियत की असली कहानी उन जमीनों में लिखी ही न गई हो जिन्हें हम हमेशा पढ़ते आए हैं, न मिस्र में, न मेसोपोटामिया में और न ही लिवेंट में, बल्कि एक ऐसी जगह पर जिसे दुनिया ने भुला दिया। ऐसी जमीन जहां अफ्रीकी माताएं, अरबी पिता, लिवेंट के व्यापारी और यहाँ तक कि भूतिया वंश सब आकर मिले। वह जगह है यमन, और उसकी डीएनए के अंदर छुपा है वह खोया हुआ अध्याय जो हमें बताता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जब स्कूल की किताबों में सभ्यता की शुरुआत की बात होती है तो हमें मिस्र की पिरामिडों, मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियों या लिवेंट के प्राचीन शहरों की ओर इशारा किया जाता है। लेकिन इन कहानियों में यमन शायद ही कभी आता है। अधिकतम इसे अरब का कोई कोना बताया जाता है, रेगिस्तानों और पहाड़ों की जमीन जो इतिहास के किनारे पर पड़ी हो। लेकिन 2025 में छपी एक नई स्टडी ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। भूली बिसरी चौकी समझे जाने वाला यमन असल में इंसानियत की कहानी का सबसे बड़ा चौराहा बनकर उभरता है। इस रिसर्च ने आधुनिक यमनी लोगों की डीएनए को गहराई से पढ़ा और उसकी तुलना अफ्रीका, मध्य पूर्व और अन्य जगहों से मिली सैंपल से की, और जो सामने आया वह हैरान कर देने वाला था। यमन सिर्फ पास के इलाकों से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें प्राचीन यात्राओं, खो चुकी आबादियों और ऐसे जेनेटिक वंशों के निशान हैं जो हमारी इंसानियत की कहानी को नए सिरे से लिखते हैं। नतीजे एक गहरी उलझन दिखाते हैं। एक तरफ यमनियों की मातृवंशावली, माई अपने बच्चों को जो डीएनए देती है, साफ अफ्रीकी जड़ों से जुड़ी है। दूसरी तरफ पैतृक वंशावली, पिता से आने वाला डीएनए मजबूती से अरबी मूल की ओर इशारा करती है। ये दोहरी कहानी बताती है कि अफ्रीकी महिलाएं और अरबी पुरुष दोनों ने यमन की पहचान पर अपनी अपनी छाप छोड़ी और मिलकर इसे गढ़ा। यही मेल यमन को खास बनाता है। बहुत से इलाकों में मिश्रित पहचान है, लेकिन यमन में यह मिलन सीधा और संतुलित रूप में संरक्षित हुआ। हजारों सालों की यात्राओं, व्यापार और युद्धों के बावजूद यमन सिर्फ एक मिलन बिंदु नहीं है, बल्कि इंसानियत की सबसे पुरानी यात्राओं का जीवित रिकॉर्ड है। क्या हो अगर इंसानियत का सबसे अहम पुल वहीं हो जहां हम कभी ढूंढते ही नहीं थे, यहीं यमन में। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यमन की डीएनए में एक ऐसा वंश छुपा है जो सारे नियम तोड़ देता है। एक भूतिया आनुवंशिकता, जेनेटिक गोस्ट, जिसे वैज्ञानिक ढूंढने की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। जब वैज्ञानिकों ने यमन की मातृ डीएनए पर नजर डाली तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच मिला। लगभग 1/3 यमनी मातृवंश सीधे अफ्रीका से जुड़े हैं, जैसे हैप्लोग्रुप्स L2A1 और L3 जो इंसानियत के सबसे पुराने और अहम मातृवंशों में से हैं, बार बार यमनी सैंपल्स में दिखाई दिए। यही वंश अफ्रीका की आनुवंशिक नींव हजारों साल पहले बना चुके थे। इनका यमन में होना साबित करता है कि अफ्रीकी माताएं समुद्र पार करके आईं और अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ाईं। यह कोई छोटा विवरण नहीं है। लिखित इतिहास में अफ्रीकी महिलाओं का जिक्र लगभग गायब है। हमें राजाओं, सेनाओं और व्यापारियों की कहानियां मिलती हैं, लेकिन शायद ही कभी उन महिलाओं की जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया और परिवारों को आगे बढ़ाया। लेकिन डीएनए को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। यह बताता है कि अफ्रीकी माताओं ने यमन में स्थायी भूमिका निभाई और उनकी वंशावली आज भी बेटियों और पोतियों में जिंदा है। ये कहानी यमन और पूर्वी अफ्रीका के गहरे रिश्तों तक जाती है। लाल सागर का बाब अल मंदब दर्रा छोटा सा स्वर है। हजारों सालों तक लोग इस रास्ते से आते जाते रहे, कभी नई जमीन की तलाश में, कभी अकाल से भागकर, तो कभी व्यापार और गुलामी के जबरन स्वर में। हर हाल में महिलाएं अपने साथ जीवन लेकर आईं। उनके बच्चे यमन में पैदा हुए, लेकिन उनके खून में अफ्रीका अब भी मौजूद था। इसीलिए यमन की मातृ डीएनए इतनी खास है। समय के साथ न तो मिट गई और न ही बदल गई। आक्रमणों, सल्तनतों और सांस्कृतिक बदलावों के बावजूद ये अफ्रीकी वंश मजबूती से टिके रहे। डीएनए एक खामोश सहनशीलता का रिकॉर्ड है, जहां माताओं ने सुनिश्चित किया कि उनकी विरासत कभी खो न जाए। आज भी जब यमनी महिलाएं अपनी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आगे बढ़ाती हैं, तो वे सिर्फ स्थानीय पहचान नहीं दे रहीं,
वे धागे भी आगे बढ़ा रही हैं जो सीधे अफ्रीका के दिल से जुड़े हैं। यह रिश्ता बताता है सहन शक्ति की कहानी उन औरतों की जिन्होंने समुद्र पार किया, पराई धरती पर जन्म दिया और अपने बच्चों को जिंदा रखा। इतिहास ने उनके नाम भूल दिए, लेकिन उनकी बेटियां आज भी उनका खून लेकर चल रही हैं। लेकिन मातृ डीएनए की यह कहानी सिर्फ आधी तस्वीर है। पिता की डीएनए एक अलग कहानी सुनाती है जो अफ्रीका से नहीं बल्कि अरब की धरती से जुड़ी है। जब वैज्ञानिकों ने यमन की पैतृक डीएनए पर ध्यान दिया तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। लगभग 69% यमनी पुरुषों में वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप J1A पाया गया। यह निशान अरब की सबसे मजबूत आनुवंशिक पहचान में से एक है। यह उन सेमिटिक भाषी समूहों से भी जुड़ा है जिनकी भाषाएं और संस्कृतियां पिछले 5000 सालों में पूरे मध्य पूर्व में फैलीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह वंश यमन में सबसे ज्यादा गहराई से पाया जाता है। J1A पूरे मध्य पूर्व में मौजूद है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सांद्रता दक्षिणी अरब यमन में मिलती है। यह साबित करता है कि यमन अरब दुनिया का किनारा नहीं था, बल्कि उन जगहों में से एक था जहां यह पैतृक वंश सबसे ज्यादा पनपा। इतिहास भी इस डीएनए के साथ मेल खाता है। दक्षिणी अरब की महान सल्तनतें सबाई, कतबानी और बाद में हिमयारी उन्हीं पुरुषों द्वारा बनाई और चलाई गईं जो यह आनुवंशिक कोड लिए हुए थे। उनके पत्थरों पर खुदी लिखाइयां, उनके मंदिर और उनके व्यापारिक नेटवर्क सब एक साझा पैतृक पहचान वाली समाज की झलक दिखाते हैं। वे पुरुष जिन्होंने लोबान का व्यापार नियंत्रित किया, पहाड़ों पर किलेबंद शहर बनाए और पड़ोसियों से युद्ध किए, सब इसी वंश परंपरा का हिस्सा थे। समय के साथ यह वंश अरब पहचान का मूल हिस्सा बन गया। आज भी हैप्लोग्रुप J1A को कभी कभी अरब का निशान कहा जाता है। यह सिर्फ अरबी और हिब्रू जैसी भाषाओं के फैलाव का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन चरवाहा कबीलों, व्यापारियों और सल्तनतों का भी जिन्होंने इस क्षेत्र को आकार दिया। यमन में इस वंश की बेहद ऊंची मौजूदगी यह साबित करती है कि यमन कोई किनारा नहीं था, बल्कि केंद्र था, एक ऐसा स्रोत जहां से अरब संस्कृति और रक्त रेखाएं बाहर फैलीं। यह मातृ डीएनए की तस्वीर से बिल्कुल अलग है। जहां माताओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत अफ्रीकी रिश्ते आगे बढ़ाए, वहीं पिताओं ने गहरी अरबी विरासत को थामे रखा। दोनों ने मिलकर यमन की वे अनोखी पहचान बनाई जो आज तक बनी हुई है, औरतों से अफ्रीकी जड़ें और पुरुषों से अरबी जड़ें। पत्थरों पर खुदे राजाओं के शरीर में भी यही कोड बह रहा था। लेकिन यमन की डीएनए की कहानी सिर्फ J1A जैसे मशहूर वंशों तक सीमित नहीं है। इसके मातृ डीएनए की गहराइयों में कुछ और भी अजीब छुपा है। ऐसा आनुवंशिक शाखा, जेनेटिक ब्रांच, जिसे असल में होना ही नहीं चाहिए था। और फिर भी यमन का एकमात्र वंश इंसानियत की सारी नियमावली को तोड़ देता है। यमन की मातृ डीएनए में वैज्ञानिकों को एक ऐसा वंश मिला जो इतना दुर्लभ है कि देखकर वे दंग रह गए। हैप्लोग्रुप L6। यह वंश लगभग पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी, जहाँ इंसानियत की शुरुआत हुई, ये लगभग गायब है। लेकिन यमन में L6 हजारों सालों से बचा हुआ है, चुपचाप माताओं से बेटियों तक चलता आ रहा है। L6 की जड़ें 20,000 साल से भी पहले तक जाती हैं, शायद उससे भी पुरानी। यह संभवतः अरब की हरी अवधियों, ग्रीन फेजेस, के दौरान उभरा था, जब आज का सूखा रेगिस्तान नदियों, झीलों और उपजाऊ घाटियों से भरा हुआ था। उस दौर में इंसानों के छोटे छोटे समूह दक्षिणी अरब में आकर बस गए थे। जहां बाकी कई पुराने वंश समय के साथ मिट गए, वहीं L6 यमन में जिंदा रहा। इससे भी बड़ी बात यह है कि यमन ने कितनी हलचल देखी है। आक्रमण, व्यापार, गुलामी, धार्मिक बदलाव और अनगिनत जनसंख्या परिवर्तन। ऐसे हालात में कोई भी नाजुक आनुवंशिक निशान बहुत पहले मिट जाना चाहिए था, लेकिन L6 बचा रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं ने इसे आगे पहुंचाया। यह बचाव मात्र विरासत की छुपी हुई ताकत को दिखाता है। सल्तनतें उठीं और गिर गईं, लेकिन औरतों ने खामोशी से अपनी पहचान आगे बढ़ाई, क्योंकि L6 दुनिया में लगभग कहीं और नहीं मिलता। इसे भूतिया वंश, गोस्ट लिनेज कहा जाता है। यह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो कभी अस्तित्व में थे, लेकिन यमन के बाहर उनकी कोई बड़ी छाप नहीं बची।
इसका बच जाना बताता है कि यमन सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि शरण स्थल भी था, वह जगह जहां प्राचीन आनुवंशिक धागे जिंदा रह सके जबकि बाकी जगह गायब हो गए। उन औरतों के नाम और कहानियां हमें किसी लिखित रिकॉर्ड में नहीं मिलती, लेकिन उनकी डीएनए अब भी बोलती है। वह कहती है कि उन्होंने जलवायु बदलाव, विदेशी आक्रमण, गुलामी और सल्तनतों की उठापटक सब झेली और फिर भी उनका रक्त संबंध टूटा नहीं। आज जो यमनी महिलाएं L6 अपने मातृ डीएनए में लिए हुए हैं, वे उन भूली हुई औरतों की जिंदा निशानियां हैं। उनके लिए कोई स्मारक नहीं गढ़े गए, लेकिन उनकी डीएनए ही उनकी जीवित यादगार है। फिर भी यमन की कहानी सिर्फ जड़ों से चिपके रहने की नहीं है, यह आगे बढ़ने की, उन प्रवासों, माइग्रेशंस की भी कहानी है जिन्होंने यहीं से शुरू होकर पूरी इंसानियत का नक्शा बदल दिया। यमन की कहानी सिर्फ ठहरने की नहीं बल्कि चलने की है, उन प्रवासों की जिन्होंने दुनिया बदल दी। हजारों साल पहले अरब रेगिस्तान वैसा सूखा बंजर नहीं था जैसा आज है। जलवायु अध्ययनों से पता चलता है कि कई अवधियों में दक्षिणी अरब हरा भरा था। नदियां बहती थीं, झीलें बनती थीं और घास के मैदान फैले होते थे। जीवाश्म बताते हैं कि यहाँ दरियाई घोड़े, हाथी और मगरमच्छ तक रहते थे। इसी माहौल में यमन अफ्रीका से निकलने वाले शुरुआती इंसानों का प्राकृतिक रास्ता बन गया। बाब अल मंदब जलड मरुमध्य, वह पतली सी जलधारा जो यमन को अफ्रीका के सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अलग करती है, बस 30 किलोमीटर चौड़ी है। लगभग 70,000 से 55,000 साल पहले इंसानों के समूहों ने यह रास्ता पार किया। वे अपने परिवारों के साथ ही नहीं बल्कि वे बीज भी लाए जिनसे बाद में पूरी दुनिया की आबादियां पनपीं। पुरातत्वविदों को यमन में पत्थर के औजार मिले हैं जो इसी काल से मेल खाते हैं। या प्रागैतिहासिक औजार सरल हैं, लेकिन यह मजबूत सबूत है कि इंसान दक्षिणी अरब में कुछ समय रुके थे, फिर आगे बढ़े। हरी अवधियों के दौरान नदियों और उपजाऊ घाटियों वाला यमन वह जगह था जहां छोटी छोटी बस्तियां टिक सकती थीं और फल फूल सकती थीं। यहीं से उन्होंने आगे लिवेंट, फॉरस और फिर पूरे यूरेशिया तक यात्रा की। जेनेटिक्स भी यही कहानी दोहराता है। हेप्लोग्रुप्स M और N जो आज अफ्रीका से बाहर लगभग हर आबादी की मातृवंशावली का हिस्सा है, शायद इसी क्षेत्र से फैले। ये वंश यूरोप, एशिया, प्रशांत द्वीपों और अमेरिका तक पाए जाते हैं। यह तथ्य कि वे संभवतः यमन से गुजरे बताता है कि इंसानियत की यात्रा में यमन कितना महत्वपूर्ण था। अगर यह पड़ाव न होता तो शायद इंसानों का वैश्विक फैलाव वैसा नहीं होता। इसलिए भले ही पाठ्यपुस्तकें अक्सर मिस्र या लिवेंट के रास्तों पर ध्यान देती हैं, सच्चाई यह है कि यमन एक अहम पड़ाव था। यह वह ठहराव था जो अफ्रीका और दुनिया के बीच पड़ा, एक हरा भरा आश्रय जिसने इंसानों को आराम करने, प्रजनन करने और फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। आज का जो रेगिस्तान है वह कभी इंसानियत का पहला जीवनदायी पड़ाव था जहां इंसान रुके और फिर पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़े। लेकिन प्रवास, माइग्रेशन कभी एकतरफा रास्ता नहीं होता। वही पानी जिसने लोगों को अफ्रीका से बाहर निकाला उन्हें वापस भी लेकर आया। प्रवास हमेशा एक दिशा में नहीं चलता, कभी कभी लहरें वापस लौटती हैं। पहली यात्राओं के सदियों बाद लोग फिर से लाल सागर पार कर यमन पहुंचे, लेकिन इस बार सफर आजाद नहीं था। 700 से 900 साल पहले मध्यकालीन लाल सागर गुलामी व्यापार के जरिए हजारों अफ्रीकी यमन लाए गए। नूबिया, ओरोमो इलाके और बांटू भाषी क्षेत्रों की औरतों को जबरदस्ती पार लाया गया। शुरुआती बसने वालों के विपरीत जो अपने परिवारों और मवेशियों के साथ आए थे, ये औरतें जंजीरों में लाई गईं। इस्लामी कानून के तहत गुलाम औरतों के बच्चे आजाद पैदा होते थे। इसका मतलब था कि इन औरतों के बेटे बेटियां यमनी समाज का हिस्सा बन गए, अपनी माताओं की मातृ डीएनए लेकर, लेकिन नई पहचान के साथ पलते हुए। पीढ़ियों के साथ उनकी अफ्रीकी जड़ें यादों से तो मिट गईं, लेकिन उनके खून में अब भी मौजूद रहीं। डीएनए विश्लेषण इस छुपे हुए इतिहास को फिर से सामने लाता है। जब वैज्ञानिक आज यमन की मातृवंशावली, मैटरनल हैप्लोग्रुप्स को देखते हैं तो उन्हें इस्लामी मध्यकालीन दौर में आई अफ्रीकी जड़ों के सबूत साफ दिखाई देते हैं।
ये वंशावली उस कहानी को बयां करती है जिसे लिखित इतिहास ने अक्सर अनदेखा या मिटा दिया। उन औरतों के नाम तो याद नहीं रहे, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां अब भी जिंदा हैं। उनकी नस्लें यह साबित करती हैं कि वे बचीं और आगे बढ़ीं। यह समझना जरूरी है कि लोगों का यह आना जाना पहले की अफ्रीकी कड़ियों को मिटा नहीं पाया, बल्कि इसने एक और परत जोड़ दी। यमन की अफ्रीकी मातृ पहचान किसी एक दौर या घटना से नहीं आई। यह लहरों में आई, कभी स्वेच्छा से और कभी मजबूरी में। गुलाम व्यापार उन लहरों में से एक था, और उसका असर आज की डीएनए में अब भी दिखता है। इस कहानी को मजबूत और असरदार बनाता है सहनशीलता का सबक। भले ही औरतों को उनकी मर्जी के खिलाफ लाया गया, उन्होंने अपनी वंशावली पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने कठिनाई सही, लेकिन उनके बच्चे उनका वंश आगे ले गए। उनकी नस्लें बच गईं, भले ही उनकी निजी कहानियां मिट गईं। उनकी जंजीरों के लिए कोई स्मारक नहीं बने, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी आज़ादी को अपनी नस्ल में आगे ढोया। फिर भी यमन में अफ्रीकी उपस्थिति केवल गुलामी से जुड़ी नहीं थी। उससे बहुत पहले ऐसा समय था जब अफ्रीका समुद्र पार सिर्फ जंजीरों में नहीं, बल्कि सेनाओं और राजाओं के साथ आया था। हाँ, सदियों पहले अफ्रीका यमन में बेड़ियों के साथ नहीं आया, बल्कि सेनाओं और राजाओं के साथ आया। अधिकतर कहानियां यमन के अपने साम्राज्यों पर केंद्रित रहती हैं, जैसे सबाई सबियंस, जिनका लोबान इंसेंस व्यापार मशहूर था, या हिम्यारी हिम्याराइट्स, जिनकी पत्थर पर खुदी लिखाइयां हमें मिलती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यमन के शासक अरब से नहीं आते थे। वे लाल सागर पार पूर्वी अफ्रीका के अक्सूम साम्राज्य एक्सुमाइट एम्पायर से आते थे। ईस्वी की पहली से छठी शताब्दी के बीच अक्सूम दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक बन गया था। आज का इथियोपिया और इरिट्रिया इसका केंद्र था। उनके राजा जहाज़ों के बेड़े चलाते थे, सिक्के ढालते थे और विशाल ओबेलिस्क स्तंभ खड़े करते थे, और अपनी शक्ति के शिखर पर उन्होंने यमन की ओर नजर डाली। लगभग 525 ईस्वी में अक्सूम के राजा कालेब ने आक्रमण किया। उसकी सेनाएं लाल सागर पार करके हिम्यारी राजा यूसुफ असआर से भिड़ीं, जिसने यहूदी धर्म अपनाया था और स्थानीय ईसाइयों को सताता था। कालेब ने उसे हरा दिया और यमन में अक्सूम का शासन स्थापित किया। कुछ समय तक अफ्रीकी सेनापति और गवर्नर यमन के पहाड़ी इलाकों और समुद्री व्यापार मार्गों पर काबिज रहे। पुरातत्व आज भी इस कब्जे की गवाही देता है। यमन में ढाले गए सिक्कों पर अक्सूम शासकों के नाम लिखे हैं। अभिलेख कालेब के युद्धों की जीत दर्ज करते हैं। उस दौर में बने ईसाई गिरजाघरों ने अफ्रीकी शैली की धार्मिक परंपराएं अरब की मिट्टी में ला दी। यह कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि एक लंबा दौर था जब अफ्रीका ने समुद्र पार अपनी ताकत फैलाई। डीएनए भी इस इतिहास की पुष्टि करता है। जेनेटिक अध्ययनों में पूर्वी अफ्रीकी वंश ईस्ट अफ्रीकन एडमिक्सचर यमनियों में दिखाई देता है, जो मध्यकालीन गुलाम व्यापार से भी पहले का है। हैप्लोग्रुप L3X1 जैसे वंश यमन में पाए जाते हैं, जो अक्सूम शासनकाल के दौरान या उसके बाद आपसी विवाह और बसावट की ओर इशारा करते हैं। बाद की जबरदस्ती वाली आवाजाही के उलट यह आंदोलन सैनिकों, अधिकारियों और बसने वालों का था, जो यमनी समाज का हिस्सा बन गए। इसी वजह से अक्सूम का आक्रमण सिर्फ सैन्य इतिहास तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि अफ्रीका हमेशा अरब में गुलाम या खामोश माताओं के रूप में नहीं आया। कई बार वह सेनाओं, राजाओं और संगठित राज्यों के साथ आया और अधिकार से शासन किया। यमन की नस्लें आज भी उस अफ्रीकी ताकत को याद रखती हैं, भले ही लिखित इतिहास उसे जल्दी जल्दी पार कर जाता है। कभी अफ्रीका ने सिर्फ अरब को छुआ नहीं, उसने अरब पर राज किया। लेकिन यमन की कहानी केवल अफ्रीकी और अरबी धागों से नहीं बुनी जा सकती। इसमें एक और धारा है जो सेनाओं से नहीं बल्कि व्यापारियों और दूर दराज के व्यापार से आई। यमन की डीएनए सिर्फ अफ्रीकी और अरबी नहीं है, इसमें एक तीसरी धारा भी बहती है। अगर अफ्रीका और अरब ने यमन की पहचान का बड़ा हिस्सा गढ़ा, तो लिवांट और मेसोपोटामिया ने इसमें एक और परत जोड़ दी। लगभग 5200 साल पहले कांस्य युग ब्रॉन्ज एज के दौरान उत्तर से आनुवंशिक लहर यमन में पहुंची।
इसने यमन को सिर्फ पड़ोसियों से ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व के व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ दिया। यह कनेक्शन यमन की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। यमन लोबान और गंधारस, फ्रैंकिनसेंस एंड मायर व्यापार मार्ग के दक्षिणी छोर पर बैठा था, जहां से ये सामान उत्तर में लिवेंट और मेसोपोटामिया तक जाता था। बदले में व्यापारी माल, विचार और लोग यमन में लाते थे। यह अदला बदली सिर्फ आर्थिक नहीं थी, यह जैविक भी थी। लिवेंट और मेसोपोटामिया से लोग यमन में बसते गए, स्थानीय परिवारों में शादी की और अपनी आनुवंशिक छाप छोड़ी। पुरातत्व भी यही बताता है। यमनी कब्रों में उत्तरी शैली की दफन परंपराएं मिली हैं। अभिलेखों में उत्तर से ली गई लिपियों में दूरस्थ संबंध लिखे हैं। यमनी मिट्टी के बर्तनों में उत्तरी शैली की झलक भी है। ये सांस्कृतिक निशान वही हैं जो आज यमनियों की पैतृक डीएनए में दिखाई देते हैं। लिवेंट की वंशावली जो अरब और अफ्रीकी जड़ों में घुल मिल गई। इस लिवेंटिन प्रभाव ने यमन को वैश्विक रंग दिया। ये कोई अलग थलग पड़ा रेगिस्तानी इलाका नहीं था, बल्कि एक केंद्र था जहां अफ्रीकी, अरबी और लिवेंटिन लोग मिले। प्राचीन यमनी शहरों के बाजारों में व्यापारी सिर्फ मसाले या कपड़े ही नहीं बदल रहे थे, बल्कि वे वंशावली भी बदल रहे थे जो क्षेत्रों को आपस में जोड़ रही थीं। जेनेटिक स्टडी बताती है कि यह कांस्य युगीन प्रभाव बहुत भारी नहीं था। इसने यमन की स्थानीय नस्लों को मिटाया नहीं, बल्कि उन पर परत की तरह चढ़कर विविधता बढ़ाई और पुरानी जड़ों को भी जिंदा रखा। यही संतुलन, घुलना मिलना लेकिन मिटाना नहीं, वह कारण है कि यमन की डीएनए में आज भी इतने प्राचीन संकेत बचे हैं। लोबान का धुआं सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि वंशावली भी साथ लेकर जाता था। लेकिन जहां मुख्य भूमि मेनलैंड ने व्यापार और विजयों से प्रभाव ग्रहण किया, वहीं यमन का एक हिस्सा इन बदलावों के आगे झुकने से बच गया। एक दूरस्थ द्वीप जो मुख्य भूमि से कटा हुआ था, वहां की आबादी ने वे वंश संरक्षित रखे जिन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों ने खो दिया। यानी अगर व्यापार और विजय ने मुख्य भूमि को बदला, तो एक यमनी द्वीप ने सबका प्रतिरोध किया। यमन की ज्यादातर कहानी मिलन जुलन की है, अफ्रीका, अरब और लिवेंट के व्यापार और विजय से टकराने की। लेकिन अरब सागर में एक द्वीप है जिसने इन सबको रोका, सोकोट्रा। सोकोट्रा दुनिया के सबसे अलग थलग पड़े स्थानों में से एक है। उपनती लहरों से घिरे इस द्वीप के लोग बाहरी संपर्क से लगभग कटे रहे। इसके पेड़ लाल रस टपकाते हैं जैसे ड्रैगन का खून। इसके पौधे ऐसे दिखते हैं मानो किसी और ग्रह से आए हों, और इसकी भाषा में वे गूंज हैं जो अरबी से भी पुरानी है। अनुवंशिकी जेनेटिक्स में भी सोकोट्रा उतना ही विचित्र है। 2024 की एक क्रांतिकारी जीनोम स्टडी ने दिखाया कि इसके लोग कितने अलग हैं। जहां मुख्य भूमि यमनियों की नस्लों में अफ्रीका, अरब और लिवेंट की परतें जुड़ी हैं, वहीं सोकोट्रावासी एक तरह के समय डिब्बे, टाइम कैप्सूल जैसे हैं। उनके डीएनए का लगभग 86% हिस्सा यमन से मेल खाता है, 14% प्राचीन ईरानी स्रोत से आया है, और हैरानी की बात यह है कि 0% उप सहारा अफ्रीका से, जबकि यमन के बाकी हिस्से पर अफ्रीका की गहरी छाप है। और भी चौंकाने वाला सच यह है कि सोकोट्रा ने ऐसी वंशावली बचा कर रखी है जो धरती पर लगभग कहीं और नहीं मिलती। यह लिवेंट के शिकारी संग्रहकर्ता हंटर गैदरर्स से जुड़ी है, जो 12,000 साल पुरानी है। मानो इस द्वीप ने मानव इतिहास का एक अध्याय जमा कर रख दिया हो। वे आनुवंशिक संकेत संजोकर जो दुनिया और जगहों से मिट गए। संस्कृति भी आनुवंशिकी का प्रतिबिंब है। सोकोट्रा ने मौखिक कविता, इस्लाम पूर्व धार्मिक अनुष्ठानों के अंश और अपनी भाषा में वे शब्द बचाए रखे हैं जो दक्षिण सेमिटिक भाषाओं से आते हैं, वे भाषाएं जो मुख्य भूमि से कब की गायब हो चुकी हैं। एक मायने में इसके गांव सांस्कृतिक जीवाश्म, कल्चरल फॉसिल्स हैं, जैसे इसकी जीनोम ने प्राचीन वंशावली को जीवाश्म बना रखा है। इसलिए सोकोट्रा सिर्फ जैविक अपवाद नहीं, बल्कि एक जीवित संग्रहालय है। यह हमें बताता है कि अरब कैसा दिखता था जब तक प्रवास की लहरों ने तस्वीर धुंधली नहीं की थी। यह साबित करता है कि पहचान को गढ़ने में अलग थलग रहना भी उतना ही ताकतवर है जितना मिलना जुलना। यहाँ समय ठहर गया था, डीएनए जीवित लोगों में जीवाश्म की तरह जम गया,
लेकिन सोकोट्रा की अछूती वंशावली भी यमन के आनुवंशिक रहस्य को पूरी तरह नहीं समझा सकती, क्योंकि यमनी डीएनए में कुछ और भी अजीब छुपा है। एक फुसफुसाहट उस नस्ल से जो इंसान भी नहीं थी। हाँ, यमन का डीएनए एक और गहरी कहानी कहता है, ऐसी नस्ल की जो इंसान नहीं थी। जब हम यमनी डीएनए को देखते हैं तो सिर्फ अफ्रीका, अरब या लिवेंट ही नहीं दिखते। हमें कुछ और पुराना दिखता है, कुछ ऐसा जो पूरी तरह मानव भी नहीं था। वैज्ञानिक इन्हें भूत वंशावली, गोस्ट लिनेजेस कहते हैं। ये निशान हैं प्राचीन इंसानी प्रजातियों के, जैसे निएंडरथल्स या कोई और अज्ञात रिश्तेदार, जिन्होंने यमन में हड्डियां नहीं छोड़ी लेकिन खून की नस्लों पर अपनी छाप छोड़ दी। अरब अपनी गुफाओं और नखलों के साथ वह जगह थी जहां शुरुआती होमोसेपियंस ने इन पुरानी प्रजातियों से मुलाकात की, और यमन, जो अफ्रीका और यूरेशिया के चौराहे पर बैठा था, उन मुलाकातों का संभावित स्थल था। आज यमनियों में दुनिया के सबसे पुराने और कम से कम मिले जुले निएंडरथल डीएनए के निशान पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हमारी प्रजाति अफ्रीका से बाहर निकली तो यमन सिर्फ एक गलियारा नहीं था, यह एक मिलन स्थल था जहां इंसानों ने उनसे घुलना मिलना किया जो पहले से मौजूद थे। अक्सूम के गिरजाघरों या लिवेंटिन बर्तनों जैसे स्पष्ट पुरातात्विक अवशेषों के विपरीत इन प्राचीन मुलाकातों ने कोई स्मारक नहीं छोड़ा। उनके सबूत सिर्फ हमारी कोशिकाओं में हैं। डीएनए के भूतिया टुकड़े, कहीं एक प्रतिरोधी जीन, कहीं एक गुणसूत्र का अंश, इशारा करते हैं कि इन प्राचीन मुलाकातों ने जीवन बचाव को आकार दिया। यमनियों की नसों में वे फुसफुसाहटें आज भी बहती हैं, याद दिलाती हैं कि हमारी प्रजाति का इतिहास कभी सीधा या साफ सुथरा नहीं रहा। यहाँ सिर्फ हमारी कहानी नहीं लिखी गई, बल्कि उनकी भी, जिनसे हम कभी मिले और जिनसे हम मिले जुले। और इस तरह यमन का आनुवंशिक इतिहास एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है। यह कोई सीमा का भूला बिसरा कोना नहीं, बल्कि मानवता का जीवित अभिलेखागार, लिविंग आर्काइव है। तो यमन कोई किनारा नहीं, यह पूरी मानव इतिहास का जिंदा संग्रह है। आखिर यमन क्या है? रेगिस्तान और पहाड़ों की जमीन, मुश्किलों और युद्धों की जगह, या कुछ और पुराना? एक आनुवंशिक भट्ठी, जेनेटिक क्रूसिबल, जहां मानव इतिहास की सबसे गहरी परतें बची हुई हैं। डीएनए पर नजर डालो तो तस्वीर साफ होती है। यमन एक पालना था जहां अफ्रीकी माताएं पहली बार बच्चों को लेकर अरब में दाखिल हुईं। यह एक पुल था जहां अरब पिताओं और लिवेंटिन व्यापारियों ने अपना खून मिलाया। यह एक सिंहासन था जिस पर लाल सागर पार से आए अफ्रीकी राजाओं ने थोड़े समय तक राज्य किया। यह एक बाजार था जहां लिवेंट और मेसोपोटामिया से सामान और जीन बहकर आते थे। यह एक भूत गाथा भी था जहां निएंडरथल के अंश उस प्रजाति के मिट जाने के बाद भी टिके रहे। मानवता को आकार देने वाला हर धागा यमन से होकर गुजरा। अफ्रीकी वंशावली, सेमिटिक निशान, लिवेंटिन धड़कनें, सोकोट्रा में बची दुर्लभ नस्लें, सब यहाँ मौजूद हैं। यह अराजकता नहीं बल्कि स्पष्टता है, वंशावली की निरंतरता, जिसे दुनिया ने युद्धों, प्रवासों और विजयों में खो दिया। यमन ने उसे संभाल कर रखा। यही वजह है कि यमन अहम है। यह हमें याद दिलाता है कि पहचान कभी सीधी सादी नहीं बल्कि परतदार है, कि मजबूती शुद्धता से नहीं बल्कि बदलावों के बीच जीवित रहने से आती है। और यह कि अरब के किनारे पर बसा यह छोटा सा देश दरअसल हम सब की कहानी कहता है। यमनी होना मतलब है अपनी नसों में दुनिया के भूले हुए अध्यायों को ढोना। लेकिन यह कहानी भी पूरी नहीं हुई। यमन के पहाड़ों और रेगिस्तानों के नीचे अब भी गुफाएं, हड्डियां और परतें छुपी हैं, जिन्हें किसी वैज्ञानिक ने अभी तक पढ़ा नहीं। उनमें शायद निएंडरथल से भी पुराने वंश हों, ऐसे संकेत जिनसे हमें उन इंसानों के बारे में पता चले जिनके नाम तक हमें नहीं मालूम। यमन की आनुवंशिक कहानी के सबसे बड़े रहस्य शायद अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और यमन की मिट्टी के गहरे नीचे अब भी डीएनए दबा है, ऐसा टुकड़ा जो हमारी पूरी समझ बदल सकता है कि सबसे पहले इंसान इस धरती पर कैसे चले।